अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में गुज़िश्ता एक साल के दौरान बहुत से काम रात के अंधेरे में हुए हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल गुज़िश्ता रात गए परवेज़ इलाही का पंजाब असेंबली के अरकान से एतमाद का वोट हासिल करना है। परवेज़ इलाही ने 186 वोटों से एतमाद का वोट लेकर बड़े बड़े सियासी पंडितों के तज्जियों और पेशगोइयों को गलत साबित कर दिया। पीटीआई के हामी ये कहने में हक मजानिब हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता साल 10 अप्रैल की रात को इस्लामाबाद का बदला 12 जनवरी की रात को लाहौर में ले लिया। कल शाम तक नून लीग के विफाकी वुज़रा ट्रैवलिंग हिस्ट्री के हवाले देकर ये साबित करते रहे कि परवेज़ इलाही के पास एतमाद का वोट लेने के लिए मतलूबा तादाद ही नहीं, मगर फिर रात गए पंजाब में अपोजिशन को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और तो और नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ भी अपनी पार्टी पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि पंजाब के बारे में उनको मिसगाइड क्यों किया जाता रहा। उधर परवेज़ इलाही पंजाब में अपोजिशन पर तंज करते हुए ये तो कह रहे हैं कि ये बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली खाली हो गई है। मगर इसके साथ ही सारे मामले ने जिस सियासतदान को सबसे बड़ी आजमाइश से दो चार किया है वो खुद परवेज़ इलाही है, क्योंकि अब एतमाद के वोट और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से परवेज़ इलाही को हटाने के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के बाद परवेज़ इलाही के सामने पंजाब असेंबली तोड़ने में कोई रुकावट नहीं है। अब वो पंजाब असेंबली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं, ये सबसे अहम सवाल है। अब से कुछ ही देर में एक मुलाकात मुतवक्के है, ये बात सामने आ रही है, ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात है। इमरान खान ने जो आज उनकी सदारत में इजलास हुआ, वहां उनके रहनुमाओं की जानिब से उन्हें यह कहा गया है कि अब फौरी तौर पर असेंबली तहलील कर देनी चाहिए, इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। उधर कुछ खबरें सोर्सेज से ये रिपोर्ट हो रही हैं कि जो गुज़िश्ता रोज परवेज़ इलाही साहब को इत्तेमाद का वोट मिला, वो इस यकीन दहानी पर काफ लीग के सूबाई असेंबली मेंबरान ने दिया कि परवेज़ इलाही असेंबली तहलील नहीं करेंगे। खुद परवेज़ इलाही भी असेंबली तहलील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हलकों पर। तो आया ये मुमकिन है या नहीं, इसी मामले पर हम पहला सवाल रखेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद है शहजाद चौधरी साहब, ज़ैगम खान साहब, स्टूडियो में ईसार राना और आसिम नसीर साहब मौजूद हैं। पहला सवाल इस मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन पर आप लोगों के सामने इस तरह से परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब, नून लीग की वाज़ेह शिकस्त, क्या वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही असेंबली तहलील करेंगे? शहजाद चौधरी साहब। पहले तो मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब और पीटीआई को चाहिए, मेरे ख्याल में एक बड़ी ही साउंड विक्ट्री जिसे कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड थी लेकिन साउंड विक्ट्री। और एक अनएक्सपेक्टेड इसलिए थी क्योंकि बहुत सारी बातें की जा रही थी और मुश्किलात का एक अंबार था जिसको ये फेस कर रहे थे। तो बहुत बड़ी कामयाबी है, खासतौर पे पंजाब के नुक्ता नज़र से, क्योंकि कहा जा रहा था कि पीटीआई के अंदर भी लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि मेरा ख्याल है कि इस कामयाबी को अब लेके आगे चलना भी एक जिम्मेदारी है। पीटीआई ने या इमरान खान ने, मैं क्रिकेट की जुबान में बात करूंगा, जब एक बॉल पे छक्का लग जाता है या आप लगा लेते हैं तो अगली बात बॉल पे जरूरी नहीं कि दोबारा उसी शॉट को रिपीट किया जाए। ये जो सक्सेस है, और ये याद रखें कितनी बड़ी सक्सेस इसलिए है क्योंकि पीटीआई का कोर अपनी जगह पे आज भी कायम है। और कल हमारी बहस पंजाब की सियासत के बारे में बहुत ज्यादा, इसके में मैं अभी भी समझता हूं कि पंजाब की सियासत मुकम्मल तौर पर काफी हद तक इलेक्टेबल्स की सियासत है। आपने पीएमएल-एन को देखा, एन की परफॉर्मेंस पिछले इसी अरसे के अंदर, और आपका सवाल का हिस्सा भी है, कोई आपको बहुत साउंड और बहुत सॉलिड नजर नहीं आई। उसकी वजूहात हम आगे जाके और भी बात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पंजाब की सियासत तब्दील होती रहती है। जरूरी नहीं कि जो पीएमएल-एन पे आज बैठे हैं, जो पीटीआई में आज बैठे हैं, वो वहीं बैठे रहेंगे। पीटीआई के अंदर भी तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन उस कोर को सस्टेन करना, मेंटेन करना, इस तरह के मुकाबले के अंदर मेंटेन करना, मुश्किल हालात में मेंटेन करना बहुत बड़ी कामयाबी। अब इमरान खान का सबसे बड़ा खतरा क्या है पीटीआई को, कि इमरान खान इस कामयाबी को जायल कर देंगे, जाया कर देंगे। किस तरीके से? ये जो कामयाबी मिली है इसको लेके आगे चलें, बजाय असेंबली को तहलील करके उन लोगों को शायद देने के, उनकी सोचों को तकवीत देने के, जो ये सोच रहे थे कि इस तरह के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तो फायदा ही कोई नहीं है। ये जो एतमाद का वोट हमने दिया इसका तो कोई फायदा नहीं, असेंबली तो टूट गई। और ये लोग तो असेंबली के लिए इनके साथ जुड़े हुए थे। फिर ये आजाद हो जाएंगे, पंख उड़ेंगे, पंछी इधर उधर बिखरेंगे। इसलिए बेहतर है कि जब तक आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि जनरल इलेक्शन कब होना है, अक्टूबर में होना है, उससे पहले होना है, बाद में होना है। इनकी कोशिश होनी चाहिए सियासी तदबीर के हिसाब से कि जो क्रक्स है, जो मोमेंटम है, जो इसका मास है अपनी पंजाब के अंदर पार्टी का, जो इनको कल हासिल हुआ, इसको न सिर्फ बढ़ाएं बल्कि आगे लेके साथ चलें, इसको सस्टेन करें। तो मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए। करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे हिसाब से तो अगर
परवेज इलाही उनको, और परवेज इलाही की वजह से भी ये कामयाबी हुई है। इमेजिन करें कि आज यहाँ पे उस्मान बुज़दार होते इसी एतमाद के वोट के अंदर, क्या हालात होते। तो मेरा ख्याल है कि कोई समझाने वाला भी मौजूद है, और इस तरह की गुफ्तगू जब होती है। कह रहे हैं कि परवेज इलाही ने कामयाबी ला के दी है, तो इमरान खान साहब उसी कामयाबी की रिस्पेक्ट में अब असेंबली तहलील करने का ना कहें उन्हें। मेरा ख्याल है सेंसिबल तो यही है, क्योंकि इसको अब देखिए ना, अपनी को समेटना होता है, संभालना होता है, उनको जायल और जाया नहीं करना, उनको उड़ाना नहीं है उन कामयाबियों को। तो अगर कुछ आ गया हाथ में तो उसको पकड़ के रखो और उसके ऊपर बिल्ड करो। तो ये एक स्ट्रेटजी कहती है। अब करते हैं क्या, खान साहब का मतलब आपको पता है, छक्का मार के एक और छक्के की कोशिश करेंगे, जो कि मुझे लगता है वो कहेंगे, और जितनी इससे बड़ी गलती, सियासी गलती शायद वो अपनी और नहीं, इससे बड़ी सियासी गलती और नहीं होगी उनके लिए। ठीक है अज़हर साहब, इमरान खान की स्ट्रेटेजी कल जो कह रहे हैं कि वो थी मिलकर ही बनाई गई होगी परवेज इलाही और इमरान खान की जानिब से। परवेज इलाही साहब को देखें तो गुज़िश्ता 5-6 माह में उन्होंने जो पॉलिटिकल स्पेस पंजाब में हासिल किया है, वो मर्जी से फंड्स दे रहे हैं, अपने हल्के मजबूत कर रहे हैं, नून लीग को टफ टाइम दे रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज को फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान साहब को सुनाते भी हैं, उनके साथ बैठते भी हैं, तंज भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, फिर हौसला भी दे आते हैं, मैं साथ खड़ा हूं। इमरान खान साहब को मना लेंगे, असेंबली तहलील नहीं करेंगे, या इमरान खान साहब की मानकर असेंबली तहलील करेंगे परवेज इलाही? आयशा साहिबा, मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि परवेज इलाही, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इज पंचिंग अबव हिज वेट, जो उनकी पार्टी की हैसियत है उससे ज्यादा वो अपना वजन इस वक्त डाल रहे हैं बड़ी कामयाबी से। और इस वक्त सारे पत्ते इमरान खान साहब के पास नहीं हैं, बहुत सारे पत्ते परवेज इलाही साहब के पास भी हैं। आपने पंडितों की बात की, मैं कोई शायद पंडित तो नहीं हूं, लेकिन इस शो में मैं बार बार यही कहता रहा हूं कि परवेज इलाही को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में भी मुश्किल नहीं होगी, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करने में भी मुश्किल नहीं होगी। अगर परवेज इलाही इन वोट्स को अवॉइड कर रहे थे तो उसकी वजह यह थी कि वो असम्बलीज को डिसॉल्व नहीं करना चाहते थे, वो इस खेल को लंबा करना चाहते थे, वो चाहते थे ये मामला अदालतों में जाए, ताकि जो आपने बताया, जो सैकड़ों अरब रुपए के फंड्स वो अपने छोटे से चंद हलकों में, 1.5 जिले में और 1.5 जिले के चंद हलकों में लगाना चाहते हैं, वो लगा सकें, अपनी पोजीशन मजबूत कर सकें। यहाँ पे उनके लिए मुश्किल ये पैदा हो गई कि इस वक्त अदालत ने मामला वहां पहुंचा दिया कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के अलावा कोई उनके पास चारा बचा ही नहीं, और उन्हें उस वक्त ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। अगर इस वक्त भी मुमकिन ना होता तो इस वक्त भी वो उसको लंबा करते। लेकिन अब दूसरी तरफ से देखिए कि जो मुस्लिम लीग नवाज है वो कैसे अपने ही गोल करने में मसरूफ है। मकसद मुस्लिम लीग नवाज का भी सिर्फ ये था अदालत में जाने से कि ये मामला लंबा हो, ताकि पंजाब की असम्बली डिसॉल्व ना हो, केपी की असम्बली डिसॉल्व ना हो, और उन पर दबाव ना आए और उनको वफाकी हुकूमत दबाव में आकर डिसॉल्व ना करनी पड़े। वहां पर तो अभी तक उनको मात नहीं हुई, जब असम्बली डिसॉल्व होगी तो तब उनको नाकामी होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बड़के मारी हैं, जिस तरीके से उन्होंने ऊधम मचाया है लाहौर में कि बस वो परवेज इलाही को कल धक्का देकर भेजने लगे हैं, उसकी वजह से अवामी नुक्ताए नज़र में, अवाम की नज़र में उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी ये बनकर रह गई है, उनकी बहुत बड़ी शिकस्त और बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट बनकर रह गई है। ये उनकी स्ट्रेटजी की भी नाकामी है, उनकी पब्लिक ओपिनियन की भी नाकामी है, और ये काम वो मुसलसल कर रहे हैं। देखिए दोनों महाज पर जो ये बड़ी इतनी इस्टेब्लिश सियासी जमातें हैं पीडीएम की, कि आधी सदी से ज्यादा की तारीख बन चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज कुछ कम, पीपल्स पार्टी की आधी सदी, बाकी जमातें भी पुरानी। लेकिन आप देखिए पब्लिक ओपिनियन के फ्रंट पर भी ये मार खा रहे हैं, और स्ट्रेटजी यानी कि जो मतलब है। कलामी की माजरत, मैं नून लीग की सियासत की तरफ आऊंगी, पहले मुख्तसरन सा इस पे मुझे कह दीजिएगा कि आप समझते हैं कि परवेज इलाही, क्योंकि आपने खुद ये कह दिया कि वो वजन बढ़ा रहे हैं और बड़ी कामयाबी से बढ़ा रहे हैं, तो क्या वो असेंबली तहलील करेंगे या वहां भी कामयाबी से निकल जाएंगे इमरान खान को समझाते बुझाते? देखिए परवेज इलाही के लिए सबसे पहले उनके अपने मफादात हैं। परवेज इलाही इमरान खान के आदमी नहीं है, वो अपने आदमी है, और उसके बाद वो बादशाह के आदमी है। तो खाली इमरान खान के कहने पे असेंबली नहीं तोड़ेंगे। इस वक्त तक उनकी पूरी ये कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से इस मामले को लंबा किया जाए। अगर उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ये बात जो है ये में शामिल हो जाएगी, तो तभी वो असेंबली तोड़ेंगे। ठीक,
सो ग्रीन सिग्नल का इंतजार वो बात कर रहे हैं कि असेंबली तहलील उसी सूरत हो सकती है, यानी परवेज इलाही फैसला लेंगे। इसार राना साहब कामयाबी से वजन बढ़ाया है परवेज इलाही ने, जहां हुकूमतों को 3.5-4 साल में अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपना जितना फेम होता है वो बचाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ 10 सीटों के साथ वो 4 माह में इतना कुछ अर्न कर चुके हैं कि बड़ी जमातें बैठी देख रही हैं। तो अब ये जो उन्होंने कहा कि बादशाह के आदमी है, ग्रीन सिग्नल होगा, तो आपको लगता है कि तहलील की तरफ बढ़ेंगे या फिर अभी इशारे नहीं? बात यह कि परवेज इलाही साहब 10 सीटों से कोई पहली दफ़ा पंजाब में इतना बड़ा कारनामा नहीं अंजाम दे चुके। मंजूर भट्टो भी माजी के अंदर इनसे कम सीटों के ऊपर बड़े लंबे अरसे तक वज़ीर आला रहे। ये पंजाब की सियासत जो है इसके डायनेमिक ज़रा डिफरेंट हैं। अब जो परवेज इलाही साहब के सब ढोल बजा रहे हैं कि जी बड़ा कामयाबी की, बिल्कुल की, इसमें कोई शक नहीं। उनका मुकाबला जो था वो पोरस के हाथियों से हो गया, जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई। अदरवाइज़ जो सूरत हाल थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत टफ टाइम देगी, लेकिन रात को 4 बंदे उनके वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई अंदर से भी मिली भगत कहीं ना कहीं मौजूद है। मेरा दावा ये है, कभी माजी में हॉकी का जब हमारा रूज था तो होता था कलीमुल्ला से समीउल्ला, समीउल्ला से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला से समीउल्ला। ये जब तक मुस्लिम लीग नून इससे बाहर नहीं निकलेगी तब तक उन्हें इस तरह के मामला देखने पड़ेंगे। लेकिन जो रात हुआ है ना एपिसोड, इसमें कहीं ना कहीं एक खामोश कॉन्सेंट शामिल है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आज गवर्नर साहब ने अदालत में वो नोटिफिकेशन ना सिर्फ डी नोटिफाई वो वापस ले लिया, बल्कि उन्होंने रात के जो इंतखाब 186 वाला उसे भी तस्लीम कर लिया। यानी इसका मतलब है कि उन्होंने भी खुले दिल से, तो दूसरे लफ्जों में कहा जाए, माजरत के साथ जो ऊपर बात हुई कि ये उनकी कामयाबी है, वो नहीं चाहते थे असेंबली तहलील हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब दूसरी चीज एक मैं आपको कि देखिए परवेज इलाही साहब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। हम कह रहे हैं ना वो बड़े ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अब इमरान खान के पास है कि या तो वो असेंबलियां तहलील कराएं, या वो उनकी जमात इस्तीफे दे, या फिर वो एक शानदार यू टर्न ले लें। और जो मेरी इतलात हैं वो ये कि इस वक्त जो पीटीआई के अरकान हैं उन्होंने खान साहब को इस सतह के ऊपर वो ले आए हैं कि सर, उन्होंने ये बताया कि अगर आप असेंबलियां तहलील करते हैं या आप इस्तीफे देते हैं तो जो भयानक तस्वीर पंजाब में नजर आएगी वो शायद आप अफोर्ड ना कर सकें। और मैं भी समझता हूँ कि देखें महंगाई बहुत है, 186 लोग अचानक बेरोजगार हो जाएंगे, वो कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तनख्वाह, ये मरात, ये पैसे, ये जो इजाफी काम के पैसे मिल रहे हैं, ये तो आप डरा रहे हैं ना, पीटीआई वाले डरा रहे होंगे। पर आप तारीख मत देखते हुए क्या बताते हैं? आपने 3 ऑप्शन दिए, असेंबली तहलील, इस्तीफे या शानदार यू टर्न। कुछ नहीं होगा। ये हो सकता है कि मामले को जरा उलझाने के लिए खान साहब कहेंगे ठीक है जी फिर हम इस्तीफे दे रहे हैं, तो इस्तीफे तो कौमी असेंबली में भी आज तक वो नहीं एक्सेप्ट हो सके। नहीं तो पंजाब में अगर इस्तीफे देते हैं तो फिर वो वजीर आला कैसे रहेंगे फिर परवेज इलाही? अदालत किस लिए है? अच्छा, मतलब खेलेंगे? अदालत किस लिए? अदालतें इसीलिए है ना। अगर अदालतें हमसे ये रिटर्न लेती हैं कि आप यहाँ लिख के दें कि जी आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे, तो आउट ऑफ द वे ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरी आखिरी बात जो जैगम साहब ने कही कि क्या परवेज इलाही साहब ने वही करना है जो उनकी कंपनी कहेगी, तो फिर तो कल का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें भी कहीं कंपनी का तो असर नजर आता है कि उन्होंने उन्हें काम का वो दिलवा दिया काम जो नामुमकिन नजर आ रहा था। और अगर ये सारा कुछ कंपनी कर रही है तो फिर इसका मतलब है कि खान साहब के और कंपनी के ताल्लुकात बेहतर हो गए। यही इसका मतलब तो यही। आसिम नसीर साहब, किसके ताल्लुकात बेहतर हैं किसके नहीं? मगर कल मुस्लिम लीग नून की तैयारी नहीं थी, इतने बड़े बड़े नारे, फिर ये कहना कि हम तो लेके ही जाएंगे वजारत आला और फिर दे के चले गए। स्ट्रेटेजी तो थी खान साहब की आखिर? मेरा ख्याल है इसके अंदर स्ट्रेटेजी नहीं थी, बल्कि ये इनकी नाअहली थी मुस्लिम लीग नून की, जो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई। और सबसे बड़ी वजह जो एक बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे वो रेत की दीवार साबित हुए। ये कहते तो यही है कि इमरान खान के दावे रेत की दीवार साबित हुए, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ 4 बजे एक मुलाकात की थी और उसके तकरीबन 8 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने इत्मीनान का वोट भी ले लिया। तो ये 8 घंटे की सारी उनकी प्लानिंग थी, कोई इसमें 2-4 रोज़ से कोई प्लानिंग नहीं थी। ये जो परवेज इलाही और इमरान खान की मुलाकात थी उसके अंदर सब कुछ डिसाइड हुआ। जहाँ तक रहा कि इसमें कहाँ पर कमी थी और कहाँ पर कुताही हुई, तो ये थी आपके इमेच्योर और मैच्योर सियासतदानों का फ़र्क था। परवेज इलाही खुल के सामने आए और उन्होंने अपने कार्ड सीने के साथ लगाए और जिस तरह उन्होंने कहा उन्होंने वो करके दिखाया। सबसे बड़ा जो वजह थी वो वजह ये है कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली वो जो रहे 2018 से अप्रैल तक, उन्होंने पूरा पंजाब असेंबली अपने कंट्रोल में कर लिया और उसी कंट्रोल का फ़ायदा हुआ कि उन्होंने हमजा शहबाज को उस असेंबली के अंदर बतौर वज़ीर आला नहीं बैठने दिया।
उन्होंने खुद वजीर आला बनने के बाद अपोजिशन को जब दिल किया निकाल दिया, और कल का जो मामला हुआ या आज सुबह का जो मामला था वो आपके सामने। आपने बड़ी बात की कि स्पीकर पंजाब असेंबली थे, तो पंजाब असेंबली कंट्रोल कर गए कि हमजा शहबाज ना एंटर हो सके, अब वो वजीर आला पंजाब है, तो इसका मतलब है आने वाले इंतखाब में वो पूरा सियासी मंजरनामा पंजाब का कंट्रोल कर लेंगे। आयशा, ये इसी तरह हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह हो रहा है कि इस वक्त आप देखें, आपकी मैं ये कह रहा हूँ इमेच्योरिटी आपको नजर आ रही है पंजाब के अंदर। आपके नून लीग के अंदर आपके पास कौन लोग हैं, कौन लोग मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे पंजाब असेंबली के अंदर? हमजा शहबाज ऑपोजिशन लीडर है सर, कहां पर थे वो? कहां पर थे? आवाम पूछ रही कहां पर थे? मरियम नवाज को अगर आप कह रहे हैं कि वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आ रही हैं, तो वो क्यों नहीं यहाँ पर मौजूद थी? अब तो हमारे पास इतलात यही है कि वो नेक्स्ट वीक आ रही हैं, लेकिन इशू ये है कि वो पहले क्यों नहीं थी? अगर इतना बड़ा अमल होने जा रहा है, सबको पता है कि इत्मीनान का वोट होना ही होना है, 11 जनवरी की डेट डली हुई है, उसके अंदर तमाम मामला चल रहे हैं, और उसके बावजूद आपकी कोताही आपके सामने आ रही है। और आप कह रहे हैं कि आपके पास लोग, आप एक चीज में इसमें एंड कर लूं, आप कह रहे हैं कि आपके साथ लोग शामिल है, नाराज धड़ा शामिल है, हॉर्स ट्रेडिंग वाले लोग नहीं, नाराज धड़ा। तो वो नाराज धड़ा कहां पर गया? वो क्यों नहीं नजर आया? वो वहां पर क्यों नजर नहीं आया? तो देखिए, यही वो तमाम चीजें हैं। और रात को जिस तरह की अभी इसार साहब ने भी कहा कि आप रात के अंधेरे में आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सुबह हम इसे चैलेंज करेंगे, तो आपने क्यों चैलेंज नहीं किया? तो अवाम भी समझना चाह रहे हैं कि आप सियासी बयानात कम दें, आप हमें कुछ करके दिखाएं। साहब, फिर थोड़ी अंदर की बात बताएं। आप जब लीडरशिप की गैर संजीदगी खुद बता रहे हैं कि सिलेक्शन के वक्त भी गैर संजीदगी, उसके बाद दिए गए बयान के बाद भी गैर संजीदगी, और खुद लीडरशिप भी यहाँ मौजूद नहीं, तो ये नवाज ग्रुप और शहबाज ग्रुप, हम हमेशा कहते हैं इस वक्त लीड पे शहबाज ग्रुप है, एडमिनिस्ट्रेटिवली पोजीशंस उनके पास यहाँ मौजूद हैं, ये एक दूसरे को खुद ही गिराने की कोशिश तो नहीं है? आयशा, ये नवाज शहबाज ग्रुप नहीं है, ये उनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, ये शायद वो लोग हैं जो चाह ही नहीं रहे कि ये दोनों भाई आगे की तरफ जाएं या उनकी पार्टी आगे की तरफ जाए। भाई सीधे हैं, भाई नहीं सीधे के सीधे अगर हैं तो आप देख लें, नवाज शरीफ ने कहा तो शहबाज शरीफ 2022 में जाकर आप देख लें कि वजीर आजम बनता है, 2018 में नहीं बनता, 17 में नहीं बनता, शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम बन जाता है। 2018 की कैंपेन के अंदर सबको नजर आ रहा था कि अब इन्हें हुकूमत नहीं मिलनी, और उस वक्त उन्हें वजीर आजम बनाया गया। तो बात वहीं पर आती है कि अब देखें, ये अब मरियम नवाज के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर बहुत ज्यादा अवाम का होगा, क्योंकि आखिरी कार्ड उनके पास, क्योंकि मरियम नवाज तो देखें, मैं बिल्कुल जो इतलात आ रही हैं और जो हकीकत भी है कि मरियम नवाज नेक्स्ट वीक में आ रही है, तो अब उनका भी इम्तिहान होगा कि आके जो उन्होंने ये डिसाइड करना है कि आपने अच्छा बनना है, बुरा बनना है, या दरमियानी रास्ता लेना है। तो दरमियानी रास्ते में ये इन्हें दो रास्ते नजर आ गए हैं। इंतखाबात भी नजर आ गए थे, और गुज़िश्ता रोज का जो इलेक्शन था वो भी आप लोगों ने देखा। एक जुमला मैंने कहना था कि जब आप सियासी जमात अपने जाती मुलाजमों के हवाले कर देते हैं ना, तो फिर यही रिजल्ट आते हैं जो रात है। ठीक है जी, अगले इस मामले का अगला हिस्सा जो कि नून लीग पे, जिस पे आसिम अभी बात भी कर रहे थे, गुज़िश्ता 8 माह में नून लीग की पंजाब में सियासी नाकामियों की वजह क्या है? फोरम ओपन करते हैं। परवेज इलाही साहब तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कैरेक्टर के तौर पर मौजूद है, स्पेस ले चुके, लेकिन वो नून लीग जो अप्रैल तक नजर आ रही थी बहुत बड़ी स्पेस के साथ पंजाब में, मगर हालिया हम ये देख रहे हैं, जो थोड़ी बात भी ऊपर हुई, लीगली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली नाकाम नजर आ रही है। रीजंस आपकी नजर में क्या है शहजाद साहब? देखिए, पहली बात तो ये कि पीटीआई उस तरह खत्म नहीं हुई जिस तरह कहा जा रहा था कि खत्म होगी। ना ये वफाक के लेवल पे खत्म हुई है, ना पंजाब के लेवल पे। पंजाब के लेवल पे खतरा ज्यादा था, वहां पर अभी कायम है, बहुत बड़े तरीके से कायम है। सबसे बड़ी वजह तो ये है। और पंजाब के अंदर, पंजाब के इलेक्शंस के अंदर और सियासत के अंदर, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। लोगों को नजर आ गया, इमरान खान कायम है, खड़ा है। मेरा ख्याल है पंजाब के जो इलेक्टेबल्स हैं बहुत गौर से इस चीज को देखेंगे और सुनेंगे। नंबर 2, पार्टियां लंदन से बैठ के नहीं चला करती। आज आपने देखा कराची में क्या हाल हो रहा है, एमक्यूएम के धड़े मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? लंदन से पार्टी नहीं चल सकती। चलाने की कोशिश की, टूट टाट गई, खत्म हो गई, उसके बाद धड़े बन गए। लंदन से पार्टियां नहीं चला करती, ये दूसरी वजह बनी। अच्छा, तीसरी वजह एक और चीज भी याद रखिएगा कि जब तक पीडीएम जो वफाक में जो परफॉर्मेंस है पीएमएलएन की, और क्योंकि पीएमएलएन ही सामने नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी बड़े आराम से एक साइड पे बैठी हुई है और अच्छे अच्छे काम किए जा रही है, लेकिन सारे का सारा बोझ इस वक्त पीएमएलएन के ऊपर है और वो कुछ अच्छा करती नजर नहीं आ रही। चाहे वो नालायकी है, चाहे वो हालात हैं, चाहे वो क्या है, उसकी वजह से पीएमएलएन का जो वोट बैंक है, जो वजन है, वो कम से कमतर होता जा रहा है। पंजाब के अंदर इस वक्त आपको पीएमएलएन नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल से नजर नहीं आती है। इसलिए सलमान शहबाज को कल जाके किसी और से बात करना पड़ी और आगे बढ़ना पड़ा।
क्योंकि कोई ना कोई वहां पे इनका वाली वारिस इस वक्त नजर नहीं आता। ये 4 बड़ी मुझे कमजोरियां नजर आती हैं PMLN के अंदर। ठीक है ज़ैगम साहब, यही बात आपके पास लेकर आऊंगी, सियासी नुकसान की तलाफी, क्योंकि ये तो सबको नजर आ रहा है जो नून लीग के साथ पंजाब में हो रहा है, या मजीद मुस्तकबिल में हम खतरात की तरफ देखेंगे इनके सियासी कैपिटल को? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त एक बड़े बहरान से गुजर रही है, और ये 2 तरह के बहरान हैं। एक बहरान लार्जर है, बड़ा है, उस तरह का बहरान है जिस तरीके के बहरान में 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दाखिल हुई थी, जिसके नतीजे में उसका अवाम से ताल्लुक कम होता गया। उसी तरह के बहरान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दाखिल हुई है, और उसकी वजह यह है, मैं ये समझता हूँ, ये हमारी जो जमातें हैं ये 20वीं सदी की जमातें हैं। मुस्लिम लीग नवाज को 30 साल से ज़्यादा हो गए, और वही लीडर, वही लीडरशिप उसको चला रही है। पीपल्स पार्टी भी पुरानी है। जो माशरती तब्दीलियाँ इस अरसे में आई हैं, ये पार्टियाँ अपने आप को उससे हम आहंग नहीं रख सकी। मुस्लिम लीग नवाज की नब्ज अवाम के हाथ पर नहीं है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के हाथ पर नहीं है, और पाकिस्तान में अक्सरियत इस वक्त यूथ बल्ज है, नौजवान नस्ल है। इन लोगों को पता नहीं है कि उनसे किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह बात करनी है। आप कम्युनिकेशन के नैरेटिव के मैदान में देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता। अच्छे कम्युनिकेट करने के लिए आपको ये समझना भी ज़रूरी होता है कि जिन लोगों को आप पैगाम दे रहे हैं उनका जहन क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो एक तो आपको ये बड़ी चीज़ नज़र आ रही है, और इसी बहरान का ही ये नतीजा है कि जब ये हुकूमत में आए हैं तो दे वर क्लूलेस कि इनकी, एक तो इनका वो बहरान अवाम के साथ ताल्लुक का सियासी जमाती बहरान। ठीक है ज़ैगम साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है। जो मेजर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो जमात की अपनी सियासी इंतजामी कमजोरियों के साथ साथ जो विरासती सियासत है कि पाना है अवाम के साथ, समझा ना पाना और समझ ना पाना आज की जनरेशन को है, ये वजूहात हैं सियासी जमातों को अपडेट करने की जरूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे कि जो पोलिटिकल फेसेस ये जमात साथ रख के खड़ी है वहाँ किस हद तक तब्दीलियों की जरूरत है, नून लीग को अपने आप को कैसे बेहतर करना होगा अगर पोलिटिकल कैपिटल चाहिए। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। एक और अहम मामला कराची का है, उधर जाने से पहले इसार साहब और आसिम साहब की राय इसके ऊपर ले लें कि जो आखिर नून लीग को ये मुसलसल नाकामियां हैं तो मसाइल किस जगह पर है। इसार साहब वो भी ऊपर जो ज़ैगम साहब ने बात जहां छोड़ी, क्लूलेस है नून लीग की लीडरशिप, हाउ टू कनेक्ट विद मैसेज, या हमजा शहबाज जिसे एक नाम के तौर पर सामने लाया गया, और अब ज़ैगम साहब ने जो बात की आप उससे एग्री करते हैं? देखिए, हमजा साहब की तो जो इनिंग है ना वो मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो गई है, सियासत ही खत्म कर दिया। और सलमान साहब जो हैं उनकी जगह पे शर्तिया नवा प्रिंट के साथ जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, और बड़ी ज़बरदस्त दबंग अंदाज में उन्हें पेश किया गया, जैसे फिल्में नई नई ब्रेक की जाती हैं। लेकिन असल जो लड़ाई है जो ज़ैगम साहब कह रहे हैं वो तो डेफिनेटली एक फ़िलासफ़िकल वो बात है, लेकिन जो मेरे पास बात है वो ये कि जब तक इस ख़ानदान के अंदर, इन नौजवानों के अंदर सियासत की तकसीम नहीं होगी, ये मामलात ऐसे ही रहेंगे। हमजा शहबाज ने पंजाब की जो तंजीम साजी उस पर मुकम्मल कंट्रोल है। मरियम का पहले दिन से ये शिकवा है कि जी पंजाब की तंजीम मेरे साथ नहीं खड़ी होती, यही वजह है कि फिर उन्होंने 4-5 अपने लोग मुंतखब करके अपने साथ खड़े किए। अब ये जो सिचुएशन बनी है इसके अंदर इमरान खान साहब तो बहुत अच्छा खेल गए पंजाब के अंदर, मुस्लिम लीग नून को ज़ीरो से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और मेरी बात याद रखें, मरियम आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस नवाज शरीफ नहीं आते। और तब तक यहाँ पे इस सियासत में पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन नवाज शरीफ का वोट बैंक है, और वो वोट बैंक अभी इस टाइम सोया हुआ है, उसे जगाने की ज़रूरत है। ये अलहदा बात है कि वो वोट बैंक जो देख के मुतासिर होता है वो कन्वर्ट पीटीआई की जानिब हो रहा है, ये मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा नुकसान है। तो हमारे सामने जो बात आ रही है, आसिम की तरफ जाने से पहले ये आपको बता दें कि वो मुलाकात जिसका हमने आगाज में जिक्र किया था, परवेज इलाही साहब इमरान खान के पास जमान पार्क पहुंच गए हैं। देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद क्या निकलता है, या कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर कोई ऐलान होता है, या परवेज इलाही साहब खामोशी से चले जाएंगे। आसिम साहब, जितनी तीनों पैनलिस्ट ने बात की है वो लीडरशिप के ऊपर जाके खड़ी हो रही है नून लीग की, और ये तो कह रहे हैं साहब जीरो से शुरू करनी होगी। नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, वापस नहीं आना है, क्योंकि सियासी नाकामी जब ऊपर लीडरशिप, फिर नीचे डिवाइड, फिर आपके मेंबर्स डिवाइड, तो फिर अवाम तक तो कोई एक पैगाम यकसुई से नहीं जाना। देखिए 3-4 चीज़ें इसके अंदर हैं। नवाज शरीफ बिल्कुल वापस आएंगे, और मेरी खुद भी, जैसे कि आपको मालूम ही है कि मैं लंदन जब गया भी था, उनसे मेरी मुलाकातें 4-5 मुलाकातें हुई, और उनमें बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया कि वो कब आ रहे हैं।
लेकिन कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हैं तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे पर साफ जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ा सा बता दो। लेकिन ये चीज़ लाजमी है कि वो वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें वापस आना है, लेकिन अभी फौरी तौर पर जनवरी फरवरी में नहीं, वो वापस नहीं आ रहे। मैं यहाँ तक आपको कंफर्म कर रहा हूँ। सेकेंडली, पार्टी बिल्कुल नहीं बनेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मरियम नवाज और उसके साथ, जिस तरह के अभी सार साहब ने भी बात की, सुलेमान शहबाज की एंट्री हो चुकी हुई है और सुलेमान शहबाज ही अब पार्टी के अंदर होंगे। पंजाब की सियासत को सुलेमान शहबाज देखेंगे और मरियम नवाज उन्हें मजीद उनके साथ चलेंगी, क्योंकि जितनी भी कन्विंसिंग है और पब्लिक गैदरिंग में जाना है, बड़े खिताबात करने, उसमें मरियम नवाज को उनका सिक्का शहबाज ग्रुप ने फेस चेंज किया है तो नहीं। देखिए, मैं एक चीज पर आपको कह रहा हूं कि इन्हें पार्टी चेंज ये कर भी रहे हैं और करनी भी पड़ेगी। ये जो पुराने चेहरे जो सिर्फ अपनी एक फोटोशूट के लिए आ रहे हैं और जो सेल्फ प्रोजेक्शन से आगे नहीं है, उन लोगों से ये अपनी जान छुड़वा भी रहे हैं और काफी हद तक छुड़वा चुके हैं। लेकिन जहां तक एक बहुत बड़ा पॉइंट था वो ये था कि ये अपनी नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर ये फेल है और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनका इंफॉर्मेशन जो विंग है, इंफॉर्मेशन का जो सेक्टर है, उनकी तर्जुमान कह लें, पंजाब की बात कर लें, मरकज की कर लें, उनका पार्टी के अंदर सिंकिंग उनकी नहीं है। जब तक इनकी नैरेटिव बिल्डिंग इनकी नहीं होगी और कंटेंट के लोग, इनकी पार्टी के अंदर से कंटेंट के लोग नहीं आएंगे, ये किसी सूरत भी 1990 1980 की सियासत से बाहर नहीं आएंगे। इन्हें 2030 2040 की सियासत करनी होगी और इन्हें अपने आप को आगे बदलना होगा। तो यही एक बड़ी वजह है जो इनकी नाकामी है। और अगर इन नाकामियों से अपनी जान नहीं छुड़वाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले इलेक्शन में इनके लिए कोई खातिर ख्वाह कोई रिजल्ट हो। दुरुस्त हो गया। और वो जो जैगम साहब ने बात की थी, आसिम साहब उसको एंडोर्स करते हुए कह रहे हैं कि रियलाइजेशन है और कोशिश भी है जमात के अंदर। रियलाइजेशन की बात हो रही है तो एक रियलाइजेशन आज कराची में भी नजर आई। रुख करेंगे वहां होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को लेकर। 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का मरहला रुकवाना MQM के लिए चैलेंज बन गया। सिंध हाई कोर्ट से भी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने का फैसला किया और इसी फैसले की बुनियाद पर MQM पाकिस्तान ने पहले मरहले में हिस्सा भी लिया। अदालत ने वकील MQM से इस्तिफसार किया कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम पहले मरहले के इलेक्शन को भी गैर कानूनी करार दें। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा है कि एक मरतबा फिर कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश की जा रही है और सिंध हुकूमत खुद भी साजिश में शामिल है। उन्होंने MQM पर सौदेबाजी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि रजीम चेंज में MQM की जानिब से हल्का बंदियां क्यों नहीं कराई गई। अब से कुछ देर पहले MQM के तमाम धड़े इकट्ठे हो गए हैं। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें मुत्तहिदा MQM का ये कहना था कि हल्का बंदियां ठीक करवा कर इलेक्शन करवाएं तो हिस्सा लेंगे। ऐसे 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मासवाए MQM तमाम सियासी जमातें राजी नजर आ रही हैं। MQM की जानिब से कभी मरदमशुमारी का बहाना बनाया जा रहा है और कभी नई हल्का बंदियां करवाने का अदालती सहारा भी लिया गया, जिसमें सुबह की हुई। आखिर MQM की जानिब से हीले बहाने बनाने की वजह क्या है, इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे इसमें और सवाल हम आपके सामने रखेंगे। बल्दियाती इंतखाबात, सिंध हाई कोर्ट से इंतखाबात मुलतवी करवाने की MQM की दरखास्त मुस्तरद। क्या मुत्तहिदा MQM बल्दियाती इंतखाबात होने देगी, यानी कि 15 तारीख को जो इंतखाब होना है वो पुरअमन तौर पर उसका इनेकाद हो जाएगा, या जैसे नारे आज मुत्तहिदा MQM की जानिब से लगाए गए तो मुश्किल बन जाएगी और रुकावटें खड़ी होंगी। शहजाद साहब। आयशा, अमूमी माहौल क्या है आज मुल्क का? माहौल ये है कि सियासत आपका काम है, आप कीजिए, आपको करनी चाहिए, माफ कीजिएगा, आपको करनी चाहिए, आपका शोबा है, लेकिन तमाम लवाजमात के साथ, जिसके अंदर बल्दियात जो हैं वो बहुत एक अहम हिस्सा है आपकी सियासत का। और उसको हम जिस तरीके से इन लोगों ने, इन पार्टियों ने तमाम जगहों पे तमाम सूबों में जिस तरीके से नज़रअंदाज किया है वो काबिल कबूल नहीं है। उस निज़ाम को जो कि सियासी लोगों की अपनी सोच के हिसाब से सियासी बुनियादों पर आगे चलेगा। तो अब वो फ्रीडम जो मिल रहा है आपको, आप देख रहे हैं, साथ ही साथ आज हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, हम डायनास्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। ये हम सब वो लोग हैं जो कि सियासत को विसवी किसी और अदारे के खिलाफ पहले डिस्कस करते थे। आज हम सियासत को डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सियासत को डिस्कस कर रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर MQM जो है वो आज उस नहज पे, आपका एक हिस्सा सवाल का ये था कि वो क्या वजह, क्यों नहीं होने देना चाहेगी। वो सौदाबाजी करना चाहती है, वो ये चाहती है कि सूबाई हुकूमत के साथ मिला के कोई ऐसा मामला कर लिया जाए कि उनको कराची के अंदर और हैदराबाद में जो सीटें चाहिए जो उनको नजर नहीं आ रही वो किसी तरीके से उनको मिल जाए।
उसके अंदर कभी सेंसस का जिक्र करते हैं, कभी जेरीमैंडरिंग का जिक्र करते हैं, कभी हल्का बंदियां जो हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे ख्याल में अदालतों का, उन तमाम कुव्वतों का जिन्होंने इस मुल्क को बहुत बुरी नहज पे सियासी तौर पर जाते देखा है, आज ये सोच है तमाम लोगों के अपने हालात के मुताबिक कि आप सियासत जरूर कीजिए और सियासत को आगे लेके चलिए, अपनी सियासत की वजह से मुल्क को रोकिए मत। मेरा ख्याल है ये जो इलेक्शंस हैं 15 जनवरी के, उसी का एक हिस्सा है और ये होंगे और ज़रूर होंगे, और MQM को उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। अगर वो कुछ काबिल हैं तो अपने आप को दिखाएं। आज मजबूर हुए मिलके, इसके बाद देखें तो साल पड़ा है, 6-8 माह पड़े हैं, उसके अंदर ये क्या गुल दिखाते हैं, लेकिन इनको काम करना पड़ेगा। ज़मीनी सतह पे आदत पड़ गई है सौदेबाजी की, और सौदेबाजी से फ़ायदा लेने की, अब वो नहीं चलेगा। ज़ैगम साहब, जो शहजाद साहब ने बात की है, यही बात जमात इस्लामी अमीर कराची भी कह रहे हैं। सूबाई हुकूमत के साथ कोई डील करके MQM चाह रही है कि मामला आगे बढ़ाया जाए, या आप समझ रहे हैं कि जो प्योरली MQM बात कर रही है, जो मुत्तहिदा बात कह रही है, उस बुनियाद पर इलेक्शन को वो मुलतवी करवाने की कोशिश करेगी, कर सकेगी? MQM अपनी पूरी कोशिश करेगी। उसकी वजह ये है कि उसको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। और सियासी मौत किस वजह से नज़र आ रही है? आप ओपिनियन पोल्स उठाकर देख लें और बाई इलेक्शंस उठाकर देख लें। उनके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि इस वक्त अगर बाई इलेक्शन होते हैं, अगर इन दोनों इंडिकेटर्स के आप हवाले से देखें, तो जो उसका हशर होगा उसके बाद सियासी तौर पर उठकर खड़ा होना MQM के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वो क्या तरीका कर सकते हैं इस वक्त? वो तरीका ये करेंगे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर, सिंध की हुकूमत पर दबाव डालकर कोई ऑर्डिनेंस नया लाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा कामयाब गुर है। पंजाब की हुकूमत 3 दफ़ा कानून साजी का गुर इस्तेमाल करके बल्दियाती इंतखाबात को रोक चुकी है। इसी तरह वफाकी हुकूमत हाल ही में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात को नए कानून का तरीका लेकर रोक चुकी है। अब उसकी वजह यह है कि जो आइन का आर्टिकल 140A है, उसके तहत, जिसके तहत जिम्मेदारी है तमाम सूबों की कि वो लोकल गवर्नमेंट कायम करें और लोकल गवर्नमेंट को सियासी, इंतजामी और माली अख्तियारात मुंतकिल करें, उसके तहत जो आला अदालतें हैं वो इनको मजबूर करती हैं, जोर देती हैं कि वो इलेक्शन कराएं। लेकिन मसला ये है कि ये जो इलेक्शन होने हैं वो सूबाई कानून के तहत होने हैं। पाकिस्तान के आइन में उसकी तफसील नहीं है, तो उससे बचने का जो सूबाई हुकूमतें गुर इस्तेमाल करती हैं वो फिर नया कानून लेकर आती हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो कानून के खिलाफ तो काम नहीं कर सकता, ना अदालतें कानून के खिलाफ फैसला दे सकती हैं। तो ऐसा कोई बदनीयती पर मबनी कानून जिसका वाहिद मकसद ये हो कि इस इलेक्शन को डिले किया जाए, वो MQM के प्रेशर में हो सकता है कि सिंध की गवर्नमेंट करे। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात होगी कि पाकिस्तान कलामी की माजरत, आपने ओपिनियन पोल्स और उनकी बात की कि जो इनका हाल होगा इलेक्शन में जाएंगे तो उठ के नहीं खड़े हो सकेंगे। मैं अगर दूसरी इस पे आपकी ये राय जानूं, क्या खुद MQM एब्सटेन कर सकती है कि इलेक्शन ही ना लड़े, बाहर रह सकती है, छोड़ सकती है इलेक्शन को, या आप समझ रहे नहीं अगर इलेक्शन होगा तो वो फिर लड़ेगी भी जरूर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जितनी तबाही उनकी होने वाली है उससे बचने के लिए शायद वो बेहतर समझेंगे कि किसी न किसी बहाने से इलेक्शन का बाइकआउट कर दें और ये कह सकें कि हमारी पोजीशन तो ख़राब नहीं हुई, हमने तो सिर्फ बाइकआउट किया, और जो उनको टाइम मिले मजीद अगले इलेक्शन तक, तब तक वो कोशिश करें कि इकट्ठे होने के बाद कुछ अपनी सूरत हाल बेहतर करें। सर, क्या कोई सरप्राइज जैसी कंडीशन हो सकती है वफाकी हुकूमत से अलग होने की? क्योंकि आज कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने टोक दिया, फारूक सत्तार साहब ने बात की, उन्होंने टोक दिया कि अभी पॉलिसी स्टेटमेंट ना दिया जाए। क्या वो इत्तेहादी होने से भी पीछे हट सकते हैं? जी, अगर टेलीफोन आ जाए तो। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसार साहब, सारी बातें कहीं घूम फिर के जो नहीं है उनकी तरफ मुड़ जाती हैं। आप ये कहिएगा कि क्या MQM ये कहा जाए जो इस वक्त प्रेशर बिल्ड कर रही है कि 15 को इंतखाब अगर आप ये करा लें तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज हम शारे फैसले बंद करें तो देखें कैसे इलेक्शन होगा। जो ज़ैगम साहब ने बात की है कि अगर आज इलेक्शन हो, जो उनकी कंडीशन है तो खड़े होने काबिल ना हो, ये पहले से तैयारी तो नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं? देखिए, बात यह कि एक तो खुद अब उन्होंने अपने लिए एक चैलेंज कर लिया है कि हम 15 को शारा फैसल जो है उस पर धरना देंगे। अब देखना है कि कितना कामयाब धरना दे सकते हैं। ये सारे मिल के एक वक्त था कि एक आवाज़ के ऊपर एक सीटी पे कराची बंद हो जाता था। अब ये देखना है कि ये सारे मिल के शारा फैसल की जो एक किनारे से दूसरा किनारा है वहाँ तक भी इकट्ठे हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो अचानक इदगाम हुआ है ना, ये सारा ये हुआ ही एक खौफ के तहत है कि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि उनका सिंध की सियासत से रोल आलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और मेरी बात याद रखिएगा आयशा
कि पंजाबी में कहते हैं कि डडुआ नू एक तकड़ी च ना इकट्ठा करना मुश्किल होता है। एक को रखेंगे वो छलांग मार देगा, दूसरे को रखेंगे वो छलांग मार देगा, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। और आज उसका इख्तिलाफ आपके सामने आ गया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को जिस तरह मना किया गया, उससे आपको बात मगर क्लियर क्या हो ये सब गई। इकट्ठे होकर एक शारा फैसल पे बैठ भी जाएं तो क्या इंतखाब रुक सकता है? मैं उसमें ये तो कह सूबाई रहा हूं, हुकूमत को बात फिर ये कहीं ना है, कहीं वही बात जो ऊपर हुई डील इंतखाब तो होना ही होना है दुरुस्त। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि MQM बहरहाल एक सियासी हकीकत है और कोई मुजायका नहीं कि अगर उसको भी किसी तरह इस सियासी धारे का हिस्सा बना दिया जाए। हमारे यहाँ कौन सी कोई बड़ी इखलाक की आला अरफा हम जो है हिमालय के ऊपर बैठ के सियासत कर रहे हैं। हमारी तमाम सियासत जो है वो सारी सियासत मुफादात के ऊपर मबनी सियासत है। तो इस सियासत में मुझे लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि ये पहले जरा गुबार निकल जाए फिर कोई रास्ता निकालें। मतलब कोई डील दे देंगे। MQM एक बहुत अच्छी बच्ची है, बच्चा है, उसको एक अच्छा सा टॉफी, एक अच्छी सी लॉलीपॉप देंगे, वो तालियां मारता वो खुश हो जाएगा। सिर्फ उनको क्यों कह रहे हैं सर सब, क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं सब कराची की हद, क्योंकि आप सवाल कराची की हद तक कर रहे हैं ना। जब आप बाकी तरफ करेंगे तो मैं कर लूंगा। और एक बस आखिरी जुमला ये कि वो हमारे मुस्तफा कमाल भाई ने आज बड़ा तारीखी शाहरुख खान का जुमला बोला कि हम क्या शरीफ हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया। तो मुझे तो उनके इस जुमले से बड़ा डर लग रहा है कि अगर वो शराफत से वापस उसी जगह चले गए तो कराची का कोई हाल उनके दौर में कोई बहुत शानदार नहीं था। और कोई उनके दौर में जब बकौल उनके के वो शरीफ नहीं थे तो जो कुछ कराची में हो रहा था वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर था। और ये सियासी मसलतें हैं वो आज उनके साथ ही बैठ के जिनके खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तो डरा रहे हैं मुत्तहिद हो रही है तो हालात तो नहीं आप पीछे लेके आप वो तो खुद कह रहे हैं कि हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया। तो यानी वो अगर वो वापसी करते हैं, टार्जन की वापसी होती है तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर ये कि मुस्तफा भाई की बात से ना मुझे ज़रा थोड़ा सा वो भी हुआ कि मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जिसमें उन्होंने रोते हुए और खालिद मकबूल साहब पे इल्जामात लगाए थे ना, बोरियों से आज उन्होंने कहा माजी की बात नहीं करनी, आप भी माजी की बातें कम करें। शहजाद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है सिंध में, उसका MQM के साथ जो एक मसला है जो चल रहा है, कराची के कंट्रोल का हो, बाकी अर्बन इलाकों के कंट्रोल का हो, वो तो अपनी जगह पे कायम है। वो क्यों आसानी फरमाएंगे इनके लिए कि एक ऑर्डिनेंस की इजाज़त दे दें या एक ऑर्डिनेंस रेकमेंड कर दें और गवर्नर साहब वो ऑर्डिनेंस लागू कर दें बगैर हुकूमत की मर्जी के। हाँ, एक जिस चीज़ के ऊपर MQM शायद खेल सकती है वो विपाक में गवर्नमेंट की सपोर्ट का मसला हो सकता है, लेकिन क्या उसको भी कहीं ना कहीं पे मैनेज कर लिया जा सकता है? मेरा ख्याल है किया जा सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात किसी ऑर्डिनेंस की नज़र होंगे, क्योंकि वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट भी चाहता है कि इंतखाबात हों, पीपल्स पार्टी भी चाहती है इंतखाबात हों, ताकि MQM का मुकम्मल तौर पर नाटका बंद कर दिया जाए। तो कौन चाहेगा कि ये MQM दोबारा से फले फूले और उस तरीके से बढ़े जो कि पीपल्स पार्टी हरगिज़ नहीं चाहती। ठीक है जी, शहजाद साहब कह रहे हैं कि कोई सभी चाह रहे हैं तो कौन नहीं चाहेगा, तो फिर 15 को इंतखाब बल्दियाती यकीनी है। आसिम साहब आपके ख्याल में एक दूसरे के ऊपर रख के ज़रूर ये सब कहा जा रहा है और MQM ने बड़ा खुलकर मुत्तहिद होकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वैसे तो पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाब नहीं होता, उसको डिरेल बार बार किया जाता है कानून साजी के नाम पर। मुत्तहिदा का ये कहना कि अगर हम यहाँ धरना दे दें या वहाँ दे दें तो देखें कैसे हो, आपको लगता है रोक पाएंगे या बल्दियाती इंतखाब 15 को होने को है? आयशा देखें, ये इंतखाबात तो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर, और जिस तरह कि अब चंद घंटे ही रह गए, 2 रोज़ का टाइम है, ये होके ही रहेंगे। जैसे कि हमारे दीगर भी पैनलिस्ट ने कहा, अक्सरियत की यही राय है और इसमें वाकई है कि इलेक्शन होंगे। ये मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ दो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर ये कब तक ये इत्तेहाद चलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि जिस तरह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही आपने बल्कि अपने एक सवाल में भी आपने कोट किया था, मैंने भी वो सारी सुनी, तो बाकायदा तौर पर जिस तरह रोका कि अभी ठहरे, यहाँ पर हर ये जो 4 धड़े आए और जिनमें से 3 जम हो गए और ये पहले एक थे, इन तमाम का माजी सबको मालूम है। और उसके बाद इस आज के दिन की अगर आप देखें कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये तमाम अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये माइक की ही जंग जो है ये लड़ते रहे हैं और अभी भी माइक की जंग इनकी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको नज़र आ गई। तो ये किस तरह प्रेशर डालेंगे? बिल्कुल प्रेशर तो ये वफाकी हुकूमत थोड़ा बहुत डाल लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कुछ ऐसा कुछ लोअर कुछ दो होगा जो 15 तारीख के बाद में, जिसमें इन्हें फ़ायदा मिलेगा MQM को। और ये जो तमाम धड़े इकट्ठे हुए हैं, सबको मालूम है क्यों इकट्ठे हुए हैं और कराची का जो मैंडेट है वो शायद PTI से अब
स्प्लिट होना है, क्योंकि पीटीआई का जो एमक्यूएम का जो वोटर था वो पीटीआई में गया था, वो वापस अब आएगा, तो ये एक उस चीज़ की जंग है। जहाँ तक रही बात बल्दियाती इंतखाबात की ना होने की, ये बड़े कम इम्कानात हैं कि ना हो। आप अदालत ने आपको बाकायदा तौर पर कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, हुकूमत इनकारी है, तो किस तरह आप मुमकिन है कि आप इंतखाबात को रोक पाएंगे? तो इस वक्त तमाम जो मामलात हैं वो यही हैं कि सिर्फ ये वफाकी हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर मज़ीद डालेंगे। अभी गुज़िश्ता दिनों में आप देख लें, वफाकी वज़रा उड़ के गए थे इस्लामाबाद से कराची, तो आसिफ अली जरदारी ने घास नहीं डाली, जो अंदर की बात है, और उन्होंने कहा हाँ मैं मशवरा करके बताऊंगा। वो अभी तक मशवरा उन्होंने बताया नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब 2 रोज़ रह गए हैं, तो किस तरह इनका प्रेशर मजीद लेंगे। तो एमक्यूएम की जानिब से जो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, तमाम जमातें उसको होल्ड करके देखने की कोशिश कर रही हैं कि मुत्तहिदा एमक्यूएम अगर इकट्ठी होती है तो किस हद तक का दबाव बना सकेगी। तमाम पैनलिस्ट की राय यह है कि 15 तारीख को इंतखाब अपने वक्त पर होगा। एमक्यूएम जो डील बनाने की कोशिश करी, अगर वो कुछ मिलना होगा तो आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन ज़ैगम साहब ये कहते हैं कि ओपिनियन पोल्स जो बता रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं हालात, उसमें ये दिख रहा है कि एमक्यूएम के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। वक्त से भी की जा रही है कि ताकि ग्राउंड पर जो रिजल्ट कल को आए, अंगूर खट्टे हैं कि जो सूरत हाल बने, तो बताया जाए कि ये मामला थे जिस बुनियाद पर हम चाह रहे थे कि इंतखाब अभी ना हो। यानी अपनी कमजोरियों पर काम करने की बजाय उन्हें दूसरों के कंधों पर डालने की कोशिश की जा रही है। देखना यह होगा कि एमक्यूएम 15 तारीख को मुत्तहिद होकर किस तरीके से इस बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा लेती है। लेकिन उससे भी पहले सबकी नजरें अब इस बात पर रहेंगी कि मेयर कराची के लिए सबसे ज्यादा जोर कौन सी जमात लगाती है और किसके पास इतने नंबर निकलते हैं कि मेयर कराची उस जमात का बनेगा। जोर सब जानिब से लगाया जा रहा है और हो सकता है कि इसके लिए इत्तेहाद भी सियासी जमातों को आपस में करना पड़े। आज का प्रोग्राम आपने देखा, आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।